हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। उसका नाम है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सब अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म समाज, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इसका उद्देश्य क्या था, सारी बातों को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इससे इसमें पहली फूट कब पड़ी और इसमें केशव चंद्र सेन जो हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में सामने आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं, तो द्वारकानाथ टैगोर का भी इसमें योगदान है। और इसमें जब फूट पड़ती है, जैसे कि पहली फूट इसमें पड़ी थी 1862 में, ठीक है। और दूसरी फूट पड़ी थी 1878 में। इसको भी अच्छे से समझने वाले हैं कि इसमें फूट क्यों पड़ी, इसमें मतलब क्या कारण थे जिसके कारण इसमें फूट पड़ी, और तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इसका उद्देश्य क्या था, सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना, ठीक है, तो इसकी स्थापना को लिख देता हूँ। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, हम चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय के बारे में यदि बात करूं तो राजा राममोहन राय को पत्र पत्रिकाओं का अग्रदूत कहा जाता है एवं भारतीय समाज सुधारक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए तो सबसे अग्रणी जो देखे जाए तो उनमें राजा राममोहन राय का नाम ही आता है, क्योंकि राजा राममोहन राय उस समय के सबसे प्रतिष्ठित एवं बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समाज सुधारक थे। ठीक है। तो इनके बारे में भी जब हम कोई स्पेशली लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम हमारा जो स्पेशली लेक्चर है वो है ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है। तो ब्रह्म समाज से ही संबंधित हम सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी स्थापना जो है किसने की, तो राजा मोहन राय। अब कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को की थी इसकी स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ठीक है। तो इसका उद्देश्य था कि जो है इसका उद्देश्य था कि औपनिवेशीय मान्यताओं से लोगों को अवगत कराना, क्योंकि उपनिषद की यदि उपनिषद बना है उपनिषद थे। ठीक है। तो उपनिषद जो थे वो क्योंकि बहुत ही जटिल इसमें अवधारणाएं होती है, जैसे कि आत्मा है, ब्रह्म है, और जो है इसमें कर्म है, पुनर्जन्म, इस तरह की इसमें जो है धारणाएं हैं। तो इनको जो है इनको क्योंकि व्याख्यात करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, ब्रह्म समाज की। तो मैं एक बार पूरा रिकॉर्ड करा देता हूँ। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये की थी, किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने। कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को की थी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था औपनिवेशीय मान्यताओं से लोगों को अवगत कराना। ठीक है। तो इसकी महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें समझते हैं कि जो है इसकी जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक संदर्भ आता है कि एक राजा थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने जब इनको राजा की उपाधि देकर भेजा था इंग्लैंड इसलिए भेजा था, सारे संदर्भों में बात करूँगा। इंग्लैंड इसलिए भेजा था क्योंकि उनकी जो पेंशन थी वो मतलब कभी आती थी कभी नहीं आती, तो
पेंशन के बारे में बात करने के लिए जो है अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को, क्योंकि इनका पहले नाम था राम मोहन राय, राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। तो इसके बाद जो है इनको 1830 में भेजा था, और 1830 से लेकर 33 तक इसका जो है, क्योंकि 1830 से लेकर 33 तक ये कहीं रहे थे इंग्लैंड में, और वहीं इनका देहांत हो जाता है 1833 में। एक स्थान है जिसका नाम है ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल में इनका देहांत हो जाता है, और वहीं इनका जो है उनकी मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो है दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन वहाँ की मान्यताओं के अनुसार इनको दफनाया जाता है, ठीक है। तो उससे संबंधित भी हम बात कर लेते हैं। तो जो है अकबर द्वितीय एक मुगल सम्राट था, उत्तरवर्ती मौर्य के रूप में आता है। तो इसने क्या किया था, इसको दी, तो दी थी राजा राममोहन राय को, ठीक है। तो ये अकबर द्वितीय जो था मुगल सम्राट था, इसने राजा की उपाधि देकर राजा की उपाधि दी थी, और किसको दी थी, तो राजा राममोहन राय, मतलब इनका नाम था राममोहन राय, बाद में इसका नाम पूरा हो गया, इनका पूरा नाम हो गया राजा राममोहन राय, ठीक है। तो इनको उपाधि दी थी। इसके बाद क्या था कि जो है ये इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में इन्होंने पेंशन के बारे में बात की थी। वो किससे की थी, तो चार्ल्स द्वितीय उसमें शामिल था। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। सौ तीस में जो है राजा राममोहन राय, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप चाहें तो पूरा लिख दो, राममोहन राय को उपाधि देकर उन्हें इंग्लैंड भेजा, ठीक है। क्यों भैया, क्यों भेजा, तो अपनी धर्म की बात करने के लिए, ठीक है। पेंशन की बात करने हेतु भेजा था जो है अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने भेजा था, किसको भेजा था, तो राजा राममोहन राय को भेजा था। कब भेजा था, तो 1830 में। और किसके पास भेजा था, किसके पास, तो चार्ल्स द्वितीय उसमें पास हुआ, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण संदर्भ 1830 में भेजा था राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर, ठीक है। ये राजा की उपाधि पूछी जाती है कि राजा की उपाधि किसने दी थी, किसको दी थी, और कब दी थी, ये भी सुन सकते हैं। तो 1830 में दी थी, किसने दी थी, जो है अकबर द्वितीय ने दी थी, और किसको दी थी, तो राजा राममोहन राय को दी थी। क्यों दी थी, और एक क्या करने गए थे इंग्लैंड, तो एक मतलब क्यों है, तो पेंशन की बात करने थी, क्योंकि अकबर द्वितीय जो था उसकी पेंशन की के बारे में जो है बात करने के लिए गए थे राजा राममोहन राय इंग्लैंड। ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो सारे संदर्भ आपको पता होना चाहिए, कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड में गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि 1830 से लेकर 1833 तक, 1830 से लेकर 33 तक जो थे ये वहीं रहे थे, और 1833 में राजा राममोहन राय की जाती मृत्यु, ठीक है। तो 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है,
ठीक है। तो ब्रस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ब्रस्टल जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो अब मैं आता हूँ अपने संदर्भ पे, जो कि हमारा ब्रह्म। जब राजा राममोहन राय 1830 में जाते हैं इंग्लैंड में, तो 1830 से लेकर 33 तक, जब तक कि वो इंग्लैंड में रहते हैं, तब तक कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तब जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था, उनका नाम है आचार्य विद्यावागी, ठीक है। ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, ठीक है। तो जब तक 1830 से 33 तक, जब तक राजा राममोहन राय इंग्लैंड में रहे थे, उस समय के भी, उस समय के भारत में जो है, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है आचार्य विद्यावागी ने संभाला था। जब राजा राममोहन राय की वहाँ पर मृत्यु हो गई 1833 में, तब इसका जो ब्रह्म समाज है, इसका नेतृत्व संभाला था 1833 में, उनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व संभाला, 1833 में द्वारकानाथ टैगोर ने जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इसके बाद क्या हुआ कि नेतृत्व संभाला, उसके बाद क्या हुआ कि 1833 से लेकर 43 तक, अब इन्होंने जो है 1833 में संभाला, 1833 से 43 तक, 43 तक तो इन्होंने जो है नेतृत्व संभाला, इन्होंने, तो द्वारकानाथ टैगोर ने। इसके बाद क्या हुआ कि द्वारकानाथ टैगोर ने अपने बड़े पुत्र, इनके बड़े पुत्र थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 43 के बाद मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1843 में, 1833 से 43 तक द्वारकानाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व संभाला था। और द्वारकानाथ टैगोर के ही बड़े पुत्र थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। अब मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, 1830 से 33 तक, जब तक कि 1830 से 33 जब तक कि राजा राममोहन राय इंग्लैंड में गए हुए थे, और जब तक गए हुए थे तब तक जो है ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो संभाला था आचार्य विद्यावागी ने, ठीक है, विद्यावागी लिखा हुआ, इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। और जब 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में, तो इसके बाद जो नेतृत्व है वो पहुंच जाता है 1833 में ही द्वारकानाथ टैगोर का। इसके बाद क्या हुआ था कि 1833 से लेकर 43 तक इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था ब्रह्म समाज का। इसके बाद क्या हुआ कि 1843 के बाद 43 में क्या हुआ, इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र हैं इनके, उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर को ब्रह्म समाज का नेतृत्व दे दिया। अब इन्होंने क्या हुआ, इसके बाद का संदर्भ मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा बता देता हूँ। क्या हुआ था, मैं करके लेता हूँ, 1830 से 33 तक आचार्य विद्यावागी, इसके बाद 33 से 43 तक द्वारकानाथ टैगोर, इसके बाद 1843 से लेकर मतलब 1843 से लेकर फिर करके इनका देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं, ब्रह्म समाज का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 1840 से लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इसका नेतृत्व संभालते हैं ब्रह्म समाज का।
इसके बाद क्या हुआ कि 1857 एक डेट है 1857, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसमें क्या हुआ था कि 1857 में जो केशव चंद्र सेन है उनका पदार्पण होता है ब्रह्म समाज में, अर्थात ब्रह्म समाज में उनका आगमन होता है। और 1857 में केशव चंद्र सेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जो हैं ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए। कब ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 में केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज में शामिल हुए। इसके बाद क्या हुआ कि जब केशव चंद्र सेन शामिल होते हैं तो इनको जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ये आचार्य की पदवी दे देते हैं। आचार्य की पदवी क्या होती है कि जैसे एक ब्रह्म समाज क्या है कि ब्रह्म समाज में मैंने बताया कि उपनिषद के आधार पर ही, मतलब उपनिषदों के बारे में इसमें जानकारियाँ दी जाती है कि उस उपनिषद में क्या है, जैसे ब्रह्म है और आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्म है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना आम आदमी के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो इसको समझाने के लिए जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य की उपाधि मतलब पदवी दे दी थी, तो आचार्य के पद पे ये बैठ गए थे। इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज में शामिल हुए। और दूसरा संदर्भ ये है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी दे दी। का पद दे दिया। ठीक है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए और देवेंद्रनाथ टैगोर ने द्वारकानाथ टैगोर के बड़े पुत्र, मैं बता चुका हूँ आपको, तो इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य का पद दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो केशव चंद्र सेन है इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन, पहले मैं एक बात और बता दूँ उसके बाद होते हैं। जो ब्रह्म समाज है इसमें क्या था कि जैसे इसमें बहुत जटिल, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि इसमें जटिल थोड़ी अवधारणाएं, जैसे कर्म क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इस चीज़ के बारे में जब एक दिन निर्धारित किया गया था कि इस दिन को ये सारी बातों पर जो है बातें की जाएंगी और इनका निर्धारण किया जाएगा। तो इस सबको निर्धारण करने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया था ब्रह्म समाज में, उस दिन का नाम है शनिवार। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज में शनिवार का ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ब्रह्म समाज में शनिवार को औपनिषदीय मान्यताओं पर वार्तालाप होता था। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि वार्तालाप अर्थात जो उपनिषद से संबंधित जो भी मान्यता थी उन पर शनिवार का एक दिन निर्धारित किया गया, जिस दिन इसकी इन सभी सारी बातों का निर्धारण किया जाता एवं निस्तारण किया जाता। ठीक है, तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण थी। और मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद क्या हुआ था कि जो केशव चंद्र सेन है इन्होंने क्या किया था, इसी ब्रह्म समाज में जो है जैसे जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनके अनुसार था कि जो ब्रह्म समाज है इसमें ब्रह्म समाज से संबंधित ही सारी बातों का मतलब बातें की जाएं। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे एक बहुत ही कहा जाए कि एक आधुनिक भारत के पहले मिशनरी व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में पहला मिशनरी जो संगठन था उसका नाम था ब्रह्म समाज। तो इसलिए क्योंकि मिशनरी जो होता है, मिशनरी का कार्य होता है कि अपना पूरा जीवन जो है वो एक मिशन के लिए दे देना। तो जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और पूरे भारत का दौरा करने के बाद इनके जैसे ब्रह्म समाज के आधार पर ही, जैसे मैं बात करूँ तो ब्रह्म समाज के आधार पर ही इन्हीं की मान्यताओं का आगे बढ़ाने के लिए, जैसे
राजपूताना में अर्थात कहते हैं बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है, तो वो भी प्रेरणा स्रोत किसके थे? तो केशव चंद्र सेन के ही प्रेरणा स्रोत थे। उसी प्रकार से यदि बात की जाए तो दक्षिण में मद्रास में 1871 में एक संगठन स्थापित हुआ था जिसका नाम था वेद समाज। वेद समाज में क्या था कि 1871 में के श्रीधरलू नायडू ने इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि जो वेद समाज है किसका प्रेरणा स्रोत था, तो वो था अगर संगठन पूछा जाए तो ब्रह्म समाज, और अगर नाम पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है। क्योंकि केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज में शामिल हुए तो इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और इन्हीं की प्रेरणा स्रोत के आधार पर पूरे भारत में कई संगठन स्थापित किए गए। जैसे मैंने भी बताया कि बम्बई में स्थापना हुई थी जिसका नाम है आर्य समाज, 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने, और 1871 में स्थापना हुई थी मद्रास में हुई थी जिसका नाम है वेद समाज, और 1871 में की थी के श्रीधरलू नायडू ने। उसी प्रकार से एक मतलब ये भी प्रेरणा स्रोत है। और एक और संगठन है जिसका नाम यदि बात करें तो उसका नाम है प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है इसकी यदि बात करें तो प्रार्थना समाज भी इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो आत्माराम पांडुरंग ने जो स्थापना की थी प्रार्थना समाज की महाराष्ट्र में की थी 1867। तो इसकी जो स्थापना की थी, इसकी भी स्थापना का के प्रेरणा स्रोत जो थे वो केशव चंद्र सेन ही थे। और एक संगठन और है जिसका नाम है देव समाज। ठीक है, देव समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, और उनका नाम है स्थापना हुई थी 1887 में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक और भी संगठन है जिसका नाम देव समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, और किसने की थी? तो श्री शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और कहाँ की थी? तो लाहौर में। ये सारे संगठन जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे संगठन जो हैं इनके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और यदि संगठन की बात की जाए वो संगठन था ब्रह्म समाज। तो ये सारी बातें और महत्वपूर्ण है। मैं हालांकि मैं लिख देता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, मैंने हालांकि छोटा सा बनाई। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, ये है पूरा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर स्थापना हुई थी आर्य समाज की 1875 में। ठीक है, किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ठीक है, और कहाँ की थी? तो मुंबई में। ठीक है, तो ये सारे तीनों ही महत्वपूर्ण। अब इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बम्बई में। ठीक है, लेकिन इसका पूरा जो कार्यक्षेत्र था वो था राजपूताना, अर्थात जैसे बात करें गुजरात है, राजस्थान है, और पंजाब का क्षेत्र भी है, पाकिस्तान है। तो ये जो क्षेत्र था वो था आर्य समाज का कार्यक्षेत्र। और मैंने बता दिया कि स्थापना हुई थी बम्बई में, दयानंद सरस्वती ने की थी, और 1875 में। ये सारे संदर्भ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत अगर कोई संगठन पूछा तो वो था, जैसे कह सकते हैं ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर हुई थी बंगाल में। ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी, और यहीं से यदि बात की जाए तो जो है इसी की प्रेरणा स्रोत के आधार पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और इसी के प्रेरणा स्रोत के आधार पर बम्बई में स्थापना हुई थी 1867 में, जिसका नाम है जो है प्रार्थना समाज। ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी, उसका नाम है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी, और उसके पीछे भी प्रेरणा स्रोत कौन सा संगठन था? वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, और तीसरा मैं और बता दूं, यहाँ पर जो है मद्रास, मद्रास में जो है एक संगठन था, मैंने बताया क्या? वेद समाज। ये समाज किसके पीछे इसकी स्थापना हुई थी? तो 1871 में। अब किसने की थी? तो वो जो है के श्रीधरलू, के श्रीधरलू नायडू। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे, और मैंने एक संगठन और भी बताया था कि वो हुआ था इसकी स्थापना हुई लाहौर में।
लाहौर में इसकी स्थापना जो है 1847 में हुई थी और जिसका नाम था लाहौर में हुई थी, उसका नाम है, मैं नाम लिखूँ, उसका नाम है देव समाज। देव समाज, ठीक है, देव समाज नाम है उस संगठन का। 1847 में हुई थी, लाहौर में हुई थी। और किसने की थी, तो मैं लिख देता हूँ, श्री शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री देवी। तो यहाँ पर लाहौर जो है, लाहौर में स्थापना हुई थी 1887 में, जिसका नाम था देव समाज और श्री शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की। ये सारे जो संगठन है, आर्य समाज है, देव समाज है और प्रार्थना समाज है और देव समाज है, ये सारे संगठन जो थे, इनके पीछे प्रेरणास्रोत कौन थे, तो वो थे केशव चंद्र सेन। और संगठन कौन था, तो वो था ब्रह्म समाज। इसलिए ब्रह्म समाज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको पढ़ना, इसके साथ इसके जो प्रेरणा स्रोत वाले संगठन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे संगठनों से किसी भी संदर्भ से ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है जहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में इसको बता देता हूँ। मैंने बताया कि 1847 तक जो 1847 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसको नेतृत्व संभालते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, 1800 मैंने बताया कि 1857 में जो है केशवचंद्र सेन शामिल हुए, मैंने ये भी बता दिया। इसके बाद ये हुआ कि 1800 जब जब केशव चंद्र सेन ने, मैं लिख नहीं देता, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में अन्य धर्म ग्रंथों का जब अध्ययन कराना उसमें शुरू कर दिया था, तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य की पदवी से हटा दिया। जब हटाया गया तो इन्होंने हटाया था 1895 में। अब यहाँ से संदर्भ और नया मतलब, जैसे 1895 का हुआ था, 1895 में क्या हुआ था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। ठीक है, जब 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। ये पूछा जाता है कि आचार्य की पदवी से किसने हटाया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसको हटाया था, तो केशव चंद्र सेन को। कब हटाया था, तो 1865 में। ये सभी संदर्भ महत्वपूर्ण। जब केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में हटाया, तो जो ब्रह्म समाज है, इसमें फूट पड़ जाती है। और इसमें फूट कब पड़ी, एक प्रश्न पूछा जाए, अर्थात क्योंकि इसमें दो फूट पड़ी थी। एक पड़ी थी 1865 में, जब केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। दोनों बातों को पढ़ेंगे क्योंकि पहली फूट दूसरी फूट दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ी क्यों पढ़ी, ठीक है, क्यों पढ़ी, तो केशव चंद्र सेन को आचार्य की पद से हटाया। और इसके बाद परिणाम क्या हुआ,
पढ़ाऊंगा कि ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज जो था दो भागों में बट गया। अब ये दो भाग कौन से थे? एक था दूसरा था भारतीय ब्रह्म। ठीक है, तो दो ये जो आदि ब्रह्म समाज है और भारतीय ब्रह्म समाज, ये दो ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। और अब ये पूछा जाता है कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का जो है उद्भव कब हुआ था या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब केशव चंद्र सेन को 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने हटा दिया था, इसके बाद दो संगठन अस्तित्व में आते हैं, जिसका नाम है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था, इसमें जो कहा जाता है कि इसमें जो इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर वाले जितने भी अनुयायी थे वो थे आदि ब्रह्म समाज में। जो भारतीय ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन द्वारा। कब हुई? तो याद करने की बात ही नहीं, 1865 में, क्योंकि 1865 में ही इनको हटाया था। और इसी साल जो है ये ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाता है, और 1865 में ही इसकी दोनों की स्थापना 1865 में थी। आपको ये याद करना महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब मतलब किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और जो भारतीय ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना हुई थी 1800 मतलब केशव चंद्र सेन ने की थी 1865 में। तो दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है। अब ये मैंने बता दिया आपको कि क्यों स्थापना मतलब इन दोनों की स्थापना हुई थी, क्योंकि केशव चंद्र सेन को पद से आचार्य के पद से हटा दिया था। अब इसके बाद जो है दूसरी फूट पड़ती है, तो उसको भी समझ लेते हैं। अब इससे पहले दूसरी फूट पढ़ने से पहले एक और भी संदर्भ है, जिसको पढ़ना जरूरी है। उसको मैं हालांकि पहले मिटा दूँ, उसके बाद ठीक है, इसको पहले मिटा दूँ। में अब मैंने पूरा लिख दिया, पहले समझा दीजिए। 1872 में क्या हुआ था कि ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अब किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो पहले सबसे पहले 1872 में पारित हुआ था। यही महत्वपूर्ण है कि कब हुआ था, 1872 में। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के। उद्देश्य क्या था कि विवाह की आयु जो थी निर्धारित की गई थी। वर अर्थात जो पुरुष होते हैं उनकी आयु की थी 18 वर्ष, इससे कम का नहीं होना चाहिए, और कन्या जो थी 14 वर्ष। तो ये मतलब उद्देश्य था कि मतलब जो वर था या मतलब जैसे विवाह की आयु जो थी ये निर्धारित की गई थी। क्योंकि इससे पहले जो था देखा जाए तो इस चीज़ पर जोर नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं मतलब उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण जो ब्रह्म विवाह अधिनियम है ये पास करवाया था केशव चंद्र सेन ने। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इसने कहा था कि कन्या जो है इसकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी फूट पड़ी तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इसके पीछे कारण था यही ब्रह्म विवाह अधिनियम। इसमें क्या था कि सबसे पहली बात तो ये थी कि ये ब्रह्म विवाह अधिनियम जो था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म समाज के ऊपर ही लागू होता था। अर्थात ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो उस समय के भारत में लगभग 30-32 करोड़ की जनसंख्या थी टोटल भारत में।
और ब्रह्म समाज उसमें देखें तो 2-4 लाख लगभग इतने ही अनुयायी थे ब्रह्म समाज के। तो ये केवल उन्हीं पर लागू था, इसकी प्रासंगिकता इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब 1872 में ये मतलब पारित हो गया, इसके बाद क्या हुआ था कि इसमें जब 14 वर्ष कन्या की आयु रखी थी, यही सबसे बड़ा मुद्दा था। क्योंकि 1878 में क्या हुआ था, जैसे इन्होंने जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री जो थी तो मैं बता देता हूँ, जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था। इसमें जो द्रव्य विवाह की आयु रखी गई थी वो थी वर की थी जो है 18 वर्ष और कन्या की थी 14 वर्ष। यही सबसे बड़ा मुद्दा था। इन्होंने क्या किया कि अपनी 13 वर्षीय पुत्री, जब आप ही ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित करा रहे हैं, उसमें कन्या की आयु है 14 वर्ष, तो आप ही अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्षीय पुत्री का विवाह क्यों करवा रहे हैं? यही मेन मुद्दा था, जिसके कारण जो है दूसरी बहुत बड़ी ब्रह्म समाज में। अब इन्होंने क्या किया था कि अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजा से संबंध करा दिया, जिसके कारण इनके ही कुछ अनुयायी जो थे वो इनसे असंतुष्ट हो गए, और जिसके कारण ब्रह्म समाज में दूसरी फूट पड़ी। और दूसरी फूट कब पड़ी? तो पड़ी थी 1878 में। और इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज जो है इनका था भारतीय ब्रह्म समाज, और ब्रह्म इन्हीं से टूटकर एक शाखा और बनी, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। अब जब साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 1878 में दूसरी फूट पड़ी। ठीक है, और किसने की, तो किसके कारण पड़ी, तो मैं सारे संदर्भ बता दूँ। 1878 में ब्रह्म समाज की दूसरी फूट पड़ी, और इसके पीछे कारण था इनका ब्रह्म विवाह अधिनियम एक्ट। ठीक है, मतलब अधिनियम ही था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि एक थे शिवनाथ शास्त्री, इन्हीं के अनुयायी थे पहले, लेकिन शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज के कुछ अनुयायी थे, जो शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं, और एक नया जो है संगठन सामने आता है, जिसका नाम है जो है साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो साधारण ब्रह्म समाज जो है ये एक नया संगठन सामने आता है, और कब आता है? तो 1878 में। और किसके नेतृत्व में आता है? तो शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व। और इनका संगठन कौन सा था? केशव चंद्र सेन का, तो उनका था जो है भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये सारे महत्वपूर्ण संदर्भ थे जिसके बारे में आज हमने बात की। हालांकि मैं आपको जो है, जैसे एक था ब्रह्म अधिनियम, तो इसी प्रकार के 2 और ब्रह्म अधिनियम हैं जिनके बारे में हम किसी स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, और उनसे संबंधित, क्योंकि इनसे संबंधित इसके बाद 2 और भी मतलब विवाह अधिनियम है, इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। हालांकि मैं बोल देता हूँ, जैसे कि एक था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, आया था 1891 में, जिसके किसके प्रयासों से आया था? तो आया था बैराम जी मालावारी के। और इसमें विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? तो वो रखी गई थी, जो कन्या थी उसकी आयु रखी गई थी 12 वर्ष, और जो वर था उसकी आयु रखी गई 14 वर्ष। ठीक है, तो ये मतलब रखी गई थी। और इसके बाद एक और आया था जिसका नाम है सादा अधिनियम। सादा अधिनियम कब आया था? तो 1930 में आया था, और किसके प्रयासों से? तो उनका नाम है हरविलास सारदा के प्रयासों से। ठीक है, तो उसमें जो आयु रखी गई थी विवाह की, वो ये थी, जैसे कि बाकी आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु 14 वर्ष, तो ये रखी गई थी। ठीक है, तो जो एक बात करें, जैसे कि ये ब्रह्म विवाह अधिनियम और ये था शारदा अधिनियम, इन दोनों की जो विवाह की आयु थी वो मतलब वर की आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु 14 वर्ष ही रखी गई थी। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, और मैं आपको अब पूरा रिकॉर्ड करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, और पूरा ही रिकॉर्ड करके हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि बात की जाए तो ब्रह्म समाज के बारे में आज हमने पूरा ही संपूर्ण अध्ययन किया है, और कोई भी संदर्भ ऐसा नहीं है जहाँ से हमने बात ना की हो। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो मतलब कहाँ की थी? कलकत्ता में इन्होंने की थी, अर्थात बंगाल में की थी। इसके बाद क्या हुआ था कि
ये जो ब्रह्म समाज है इसमें औपनिवेशिक मान्यताओं के बारे में पाठ कराया जाता था। इसके बाद जब 1830 में एक उत्तर मंगलवती साधक था जिसका नाम था अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा राममोहन राय को, इनका नाम था राम मोहन राय इनका नाम था, और राजा की उपाधि किसने दी तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि देकर राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने कहाँ भेजा तो पेंशन की सिफारिश के लिए भेजा था इंग्लैंड, और किसके पास तो चार्ल्स द्वितीय के पास भेजा था। इसके बाद क्या हुआ, जब चार्ल्स द्वितीय के पास भेजा था तो पेंशन के बारे में बात की इन्होंने। इसके बाद क्या हुआ कि जो है जो राजा राममोहन राय है ये 1830 से लेकर 33 तक वहीं रहते हैं। 33 में इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, और वो स्थान पर हो जाता है कि कहाँ हुई थी तो ब्रेस्टन में हुई थी। और इनको जो है, हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका देहांत होता है तो उसको उसका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन वहाँ की पद्धति के अनुसार इनको जो है दफनाया गया था वहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, जब 33 में जब इनकी मृत्यु हो जाती, इसके बाद 1830 से लेकर 33 तक जब ये इंग्लैंड में रहे थे तो 1830 से लेकर 33 तक भारत में जो ब्रह्म समाज है इसका नेतृत्व जो था ये आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य विद्यावादी, उन्होंने ही इसका नेतृत्व संभाला था। इसके बाद 33 से लेकर जब मतलब कहते हैं राजा राममोहन की मृत्यु होगी, 33 से लेकर 43 तक जो इनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने ब्रह्म समाज का संगठन मतलब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। 33 से 43 तक संभाला था। इसके बाद 43 से लेकर लगभग 43 से लेकर मतलब कह सकते 43 में संभाला था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि द्वारकानाथ टैगोर के बड़े पुत्र थे। जब 43 में इन्होंने संभाला, इसके बाद 1857 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है केशव चंद्र सेन, उनका आगमन होता है ब्रह्म समाज में। जब ब्रह्म समाज में आगमन होता है तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज जो है इसका बहुत ही ज़्यादा विस्तार होता है, और पूरे भारत में ये कह सकते हैं इनकी विचारधारा फैल जाती है। जैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज जो था केशव चंद्र सेन के आगमन के बाद ही पूरे भारत में फैलता है, और इन्हीं के प्रेरणा स्रोत के आधार पर केशव चंद्र सेन जो है इन्हीं के प्रेरणा स्रोत के आधार पर ही पूरे भारत में कह सकते हैं दक्षिण में जो कि कह सकते हैं वेद समाज जो कि के श्री धरलू नायडू के नेतृत्व में 1871 में स्थापना हुई थी, किसकी वेद समाज की। उसी प्रकार से कह सकते हैं महाराष्ट्र में एक संगठन था प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना हुई थी 1871 में, और किसने की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने। ये दोनों ही। और इसकी बात करें तीसरा जो था आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और कहाँ हुई थी तो बम्बई में, और किसने की थी तो दयानंद सरस्वती ने। ये तीनों संगठन की अभी मैंने जो बात की है, ये तीनों ही संगठन पूछा जाए कि किसके प्रेरणा स्रोत थे, तो वो प्रेरणा स्रोत अगर संगठन पूछा जाए तो वो था ब्रह्म समाज, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आधुनिक भारत के पहले मिशनरी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मिशनरी व्यक्ति वह होता है जो अपना पूरा जीवन जो है किसी उद्देश्य या किसी मिशन के लिए दे देता है। केशव चंद्र सेन ने अपना पूरा जीवन जो है ब्रह्म समाज के लिए दे दिया था, और ये ब्रह्म समाज के माध्यम से ही इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, और पूरे भारत में ब्रह्म समाज की जो विचारधारा है उसको प्रसारित किया। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1857 में मतलब शामिल होते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने इनको आचार्य की पदवी दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि जो केशव चंद्र सेन है इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथों का भी पाठ कराना ब्रह्म समाज में शुरू कर दिया। अब इससे रुष्ट होकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य की पदवी से केशव चंद्र सेन को हटा दिया। अब केशव चंद्र सेन को कब हटाया तो ये डेट पूछी जाती है 1865 में हटाया था। 1865 में जब हटाया तो ब्रह्म समाज जो था इसमें पहली फूट पड़ी जाती है, पूजा जाती है ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ी तो 1865 में। दो संगठन सामने आते हैं, एक था जैसे कहते हैं आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था वो था देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, और भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। इसके बाद क्या हुआ कि कहानी चलती रहती है। इसके बाद क्या हुआ 1872 में ये जो मैंने लिखा हुआ है मिटा दिया 1865 में क्या हुआ सॉरी 1872 में क्या हुआ कि ब्रह्म विवाह अधिनियम सामने आता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम में क्या हुआ कि इन्होंने जो आयु रखी थी जैसे विवाह की आयु रखी थी वो वर की रखी थी जो 18 वर्ष और कन्या की रखी थी 14 वर्ष। अब इन्होंने इसमें आयु भी रखी थी अपने मतलब अपने अनुसार ही इन्होंने ये मतलब प्रयास किए थे, और अपने आप ही अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से संपन्न करा देते हैं। तो इसके कारण इनके जो अनुयायी थे वो इनसे रुष्ट होकर एक नया संगठन मतलब सामने आता है, जिसका जो संगठन था वो आता है 1878 में, और किसके नेतृत्व में आता है
तो वो आता है शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में, और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये 3 संगठन सामने आते हैं और मैंने 3 ब्रह्म विवाह अधिनियम के बारे में भी आपको बताया है। अब ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं बचा है जहाँ से मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बात ना की हो। यदि आपको और मैं एक संदर्भ शायद बचा हुआ मैं आपको बता दूँ, जो ब्रह्म समाज है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता देता हूँ। ब्रह्म समाज जो है, इसमें जब राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, तो इनके 2 सहयोगी भी थे, क्योंकि इनका एक संगठन था, उनका नाम है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। अब ब्रह्म समाज सॉरी राजा राममोहन राय का ही ये संगठन है। तो अपने 2 सहयोगी इनके थे, एक था ताराचंद चक्रवर्ती और दूसरे थे चंद्रशेखर देव ताराचंद चक्रवर्ती। ये इनके 2 सहयोगी थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से जब वहाँ से प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने राजा राममोहन राय कहा कि हमारा भी कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो मतलब जहाँ हम अपनी पूजा अर्चना कर सकें। तो उन्होंने फिर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आशा करता हूँ मैंने कोई भी संदर्भ नहीं छोड़ा है कि जहाँ से मैंने बात ना की हो, और यदि आपको कोई लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। और तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ और महत्वपूर्ण बातों के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।